एक बार दोस्तों आपका पुनः स्वागत है आपके परमप्रिय चैनल सिविल इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी में करा रहा हूं, जिसमें अभी विज्ञान का टॉपिक चल रहा है अपने लोगों का। तो लगातार बने रहिए, लगातार पीरियड कोई छूट ना जाए, कोई वीडियो छूट ना जाए, सारी चीज़ों को आप देखते रहिए। विश्वास के साथ कहता हूं कि आप कभी भी किसी भी विपत्ति का सामना पेपर में नहीं करेंगे। बात विपत्ति की आती है तो इसके ऊपर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने 4 लाइनें कही थी, वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। सच है जब विपत्ति आती है तो कायर को ही दहलाती है। सच है जब विपत्ति आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह दिखाते हैं। तो दोस्तों चाहे कितने भी विघ्न आए, कितने भी बाधाएं आए, कितने भी कांटे आए, हम अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, हम अपना धीरज नहीं खोएंगे। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन समय निकाल करके हम अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है वो तैयारी करते रहेंगे। क्योंकि अब युग जो है आजकल कंपटीशन का युग है, कोई भी चीज़ सरल नहीं है, पढ़ाई सरल नहीं है, इसीलिए उसमें आप लगे रहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। और जीवन में सफलता के लिए हर व्यक्ति किसी न किसी को अपना गुरु बनाता है, जिसके द्वारा उसके जीवन में उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई हो। तो इसी पर मैं एक छोटी सी आपको 2 लाइन की बोध कथा सुनाता हूँ। एक बार एक गुरु और शिष्य रास्ते में अपने गांव को जा रहे थे, तो अंधेरा हो गया। अब शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव बहुत अंधेरा हो गया है, यहीं पास पड़ोस में किसी गांव में रुक जाते हैं। तो गुरुजी ने उनकी बात मान ली। फिर वह एक पड़ोस के गांव में चले जाते हैं। तो एक जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उसमें एक सज्जन निकल के आते हैं। वो सज्जन अत्यंत ही गरीब हैं, लेकिन उनके अंदर की भावना देखी, उन्होंने तुरंत बुलाया और उन्होंने कहा ठीक है आइए। तो उन्होंने कहा कि हमें रात में कहीं जाना था, अंधेरा हो गया है, हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? उन्होंने हाँ ठीक है आपका स्वागत है, आप रुक जाइए मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में जैसी भी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। पूछते हैं वो कि भाई आप गरीब क्यों हैं, क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा मेरे पास ज़मीन तो है, बहुत सारी है, लेकिन वो बंजर पड़ी हुई है, उस पर कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने कहा आपके परिवार का गुजारा कैसे चलता है? तो बोले मैंने परिवार के गुजारे के लिए एक गाय ले रखी है, पूरा परिवार उसी पर आश्रित रहता है, उस गाय के ऊपर, उसका जो दूध बिकता है उसी में पूरे परिवार का खर्चा चलता है। कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया, सो गए। सोने के बाद फिर गुरुजी ने उस अपने शिष्य को उठाया और कहा उठो, कोई बात नहीं, शिष्य उठ जाता है। और गुरुजी ने उसकी भैंस को, जो गाय थी गाय को कहा कि चलो इनकी गाय ले चलो, और वो बिना पूछे गाय लेकर के चले जाते हैं। तो उनका शिष्य कहता है गुरुदेव जी आपने क्या किया, ये तो उसकी केवल रोजी रोटी का साधन है, आप लेके जा रहे हो। तो वो मुस्कुराए, कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद पुनः शिष्य उस गाँव में आता है और देखता है कि उसकी झोपड़ी थी, वहाँ आलीशान मकान बन गया। तो उसने पूछा कि तुरंत उस सज्जन ने उस शिष्य को पहचान लिया। बोले आप ही मेरे यहाँ रात में आए थे, उसी दिन मेरी गाय खुल गई थी और मेरी गरीबी दूर हो गई। तो उन्होंने कहा कैसे? बोले जब गाय चली गई तो मैंने हाथ पैर इधर उधर मारना शुरू किया, जो मेरी बंजर भूमि थी मैंने उसमें मेहनत करना शुरू की और उसमें फसल उगने लगी, बढ़िया से बढ़िया फसल हुई और मैं अमीर बन गया। तो दोस्तों जो आपकी रोजी रोटी है वो तो चली रही है, लेकिन अब आप इधर उधर हाथ पैर मारिए, हो सकता है कि आपको उसमें ही तरक्की हो। क्योंकि आज का दौर एक काम के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर आप चारों तरफ अपना माइंड चलाएंगे तो हो सकता है कि उसमें आपकी प्रोग्रेस निकल आए या कहीं छुपी हो। आपके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, तो आप ज़रूर उसमें लगे रहिए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम एक व्यवसाय पर डिपेंड ना रहें, अपना दिमाग चलाते रहें। आपके पास बहुत सारे माइंड में बातें होंगी, लेकिन थोड़ा सा आज के दौर को देख करके ये कथा हमको सीख देती है कि हमें भी प्रयास करना चाहिए, जहाँ भी हो सके, जैसे भी हो सके।
ठीक है दोस्तों, मैं अपने पुनः विषय के ऊपर आता हूँ। मेरा विषय विज्ञान है, जिसमें अभी बायोलॉजी के अंतर्गत मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ। ये है प्लांट किंगडम। इसमें पादप जगत के बारे में बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने लिया है, वो कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप में डी में आए हुए हैं, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेकर के आता हूं। उसके आधार पर मैं थोड़े कराऊं, आप बहुत सारे कीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन 10, 20, 50 क्वेश्चंस आप और भी तैयार करते रहें। तो क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है उसी को हमको करना है, इधर उधर फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो ये वाला पार्ट आपको ज़रूर तैयार करना है। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? जुकाम होता है, या पेचिश होती है, या सिर दर्द होता है, जुकाम सिर दर्द दोनों होता है, या बुखार आता है? तो जो अमीबियासिस नाम की जो चीज़ है उसकी कमी के कारण हमको पेचिश की बीमारी हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार दूसरी बात आती है निकल करके, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं, क्या किस आकार के होते हैं? कौमा के आकार के होते हैं, या गोलाकार होते हैं, या छन्नुमा होते हैं, या कुंडलित आकार के होते हैं। तो इसमें घुमा फेर के किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बैसिली एवं ऐसे जीवाणु हैं जो छन्नुमा आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रित संरचना वाले पादप आते हैं? तो टेरिडेफाइटा नाम के आते हैं, या थैलोफाइटा नाम के, या ब्रायोफाइटा नाम के, या जिम्नोस्पर्म्स नाम के? किस प्रकार के पादपों के समूह के अंतर्गत आते हैं? तो जो आपका थैलोफाइटा नाम के जो हैं वही आते हैं सबसे साधारण केंद्रित संरचना वाले पादप। जो पादप हैं थैलोफाइटा टाइप के, वही जो है साधारण केंद्रित संरचना वाले पादपों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में आता है मशरूम। एक क्या है? अब पंख फफूंदी है, या कवक है, या जानवर है, या पौधा है? तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो एक होता है कवक होता है दोस्तों। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। कौन से समूह को? जिम्नोस्पर्म, या थैलोफाइटा, या टेरिडोफाइटा, या ब्रायोफाइटा? तो इसमें जो थैलोफाइटा नाम के समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा पौधा थैलाफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है? कौन सा पौधा नहीं आता है? ये कास नाम का, या रिक्सिया, या उल्वा, या स्पायरोगायरा? तो इसमें आपका रिक्सिया नाम का जो पौधा है वो थैलाफाइटा की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद में अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? कौन सा है? कबूतर है, या कुकरमुत्ता है, या पुरुष है, या शैवाल है? तो कुकरमुत्ता एक सेप्रोट्रोफ है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, ऐसे रिकिया कोलाई में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है, या पानी में पाया जाता है, या दूध में पाया जाता है, या मिट्टी में पाया जाता है? तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। ऐसे रिकिया कोलाई वाला। अगला प्रश्न आता है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? कब हुआ पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन वाला? कौन सा जीव था? पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ? साइनोबैक्टीरिया नाम का था, या ब्रायोफाइट का था, या हरित शैवाल था, या जीवाणु था? तो किस प्रकार का था? साइनोबैक्टीरिया नाम का संश्लेषी जो था, जो पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव था, जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, साइनोबैक्टीरिया नाम का।
ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला आता है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? किसका कर सकती है? मीथेन का कर सकती है, या महासागर तापीय ऊर्जा का कर सकती है, या सागर लहर ऊर्जा का कर सकती है, या नाभिकीय ऊर्जा का कर सकती है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो ये मीथेन का आ जाएगा इसमें दोस्तों। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताए, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके आरआरबी में आए हुए हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और हमारी जो सामान्य विज्ञान जो है, जिसमें बायोलॉजी का 60% आता है, तो अभी मैं बायो से ही काम करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और बहुत सारे बच्चे मुझसे नई नई बातें भी पूछ रहे हैं, जिनका मैं संतोषजनक उत्तर देने की कोशिश भी करता हूँ। आप मुझसे किसी भी समय पूछ भी सकते हैं, और जिसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इसे आप लिख लीजिएगा, 90-276 10-191 जी, इसको आप लिख लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।